नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज हम आपके लेकर आए हैं न्यूज 18 का स्पेशल बुलेटिन। आज हम देखेंगे क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं। होली के दिन गाल पर सियासी गुलाल के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है। इसके साथ ही देखेंगे बिहार में कांग्रेस की धमाकेदार युवा जोड़ी की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा। कांग्रेस के कृष्ण कन्हैया क्या बिहार में नैया पार लगाएंगे। होली के दिन गिरिडीह में क्यों भड़की हिंसा और आज सिवान में हनुमान भक्तों पर क्यों और किसने किया हमला, ये भी हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और सबसे पहले बात, क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत एंट्री लेंगे सियासत में। बिहार की सियासत में यह बड़ा सवाल बना हुआ है। होली के दिन कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसके बाद फिर से ये कयास लगने शुरू हो गए कि निशांत जल्द ही बिहार में राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। बिहार की राजनीति में बहुत पहले से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। नीतीश के सियासी उत्तराधिकारी को लेकर कई नेताओं के नाम लिए जाते रहे, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय हुए हैं, उसके बाद से बिहार की राजनीति में निशांत कुमार के नाम को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। होली के दौरान दो तस्वीरों से एक बार फिर इस बात की सियासी कयास उठने शुरू हो गए कि क्या निशांत राजनीति में एंट्री करेंगे। पहली तस्वीर जेडीयू दफ्तर की है, जहां जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे थे जिसमें निशांत की तस्वीर लगाकर बिहार की जनता को बधाई दिया गया था। वहीं दूसरी तस्वीर शनिवार की है, जब होली के मौके पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री जयंत राज, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेताओं से मुलाकात करते हैं। तो क्या निशांत राजनीति में एंट्री लेंगे। निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ये फैसला सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी मानेगा। इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है। इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और इस पार्टी में वही बात होती है जो नीतीश कुमार जी फैसला, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला कर सकते हैं और नीतीश कुमार जी जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी माने। निशांत की राजनीति में आने की अटकलों पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने निशांत की राजनीतिक समझ और व्यवहार की सराहना की, वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी स्वागत के साथ नसीहत भी दे दी। निशांत कुमार ने अपने पिता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरणों में अबीर अर्पित कर आशीर्वाद लिया, साथ में तस्वीर ली, तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है। से उन्होंने सामान्य भाव से लोगों से मिला, यह उनकी पढ़े लिखे और एक गंभीर व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व स्थापित करता है। जहां बिहार एक तरफ बेरोजगारी और पलायन का दंश सह रहा है, ठीक दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर निशांत को राजनीतिक नौकरी देने में व्यस्त हैं। सियासी रंगों से दूर रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी पूरी तरह अब सियासी रंगों में डूब चुके हैं। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पहले से ही स्वागत कर रहे हैं। अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिहार की विकास के बारे में बात करें, लेकिन एक हमारा सुझाव है कि सेकुलरिज्म और समाजवादी विचारधारा वाला राजनीति करें। निशांत के राजनीति में आने की तमाम सियासी कयास के बीच सवाल ये भी कि निशांत क्या चाहते हैं। 49 साल के बैचलर निशांत सियासत की गली से अच्छा खासा फासला बनाकर रखते हैं। राजनीतिक विरासत के बावजूद निशांत हमेशा राजनीति से दूर रहे और बड़ा सवाल कि सादगी भरा जीवन जीने वाले निशांत क्या राजनीति में आने का फैसला लेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और मिशन 2025 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। बिहार में कांग्रेस ने आज से नौकरी दो पलायन दो यात्रा की जो है शुरुआत कर दी है और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का मकसद
युवाओं को साधना है। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार में कांग्रेस बड़े अभियान पर निकल चुकी है। बिहार में कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू हो चुकी है। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई। कांग्रेस के नेता इस यात्रा के जरिए लोगों से मुलाकात कर उनका फीडबैक लेंगे, साथ ही सरकार की विफलताओं को भी गिनाएंगे। यात्रा का मकसद रोजगार की कमी और पलायन के मुद्दों पर युवाओं को हाथ के साथ जोड़ना है। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यह यात्रा बिहार के कई जिलों तक पहुंचने वाली है। यात्रा जनता के मुद्दों पे दोबारा सरकार का ध्यान लेके आने का कोशिश है। तो यात्रा के द्वारा जनता के मुद्दों पे जनता की आवाज़ बनकर सरकार के सामने सवाल खड़ा करें। जो इतना बड़ा स्टेट है और बेरोजगारी दर में पूरे देश में नंबर 1 है, पलायन सबसे ज़्यादा इस राज्य से हो रहा है। इस मुद्दे को एड्रेस करने में ये यात्रा सफल हो, यात्रा का मकसद पूरा हो। बिहार के इतिहास को देखते हुए बिहार का वर्तमान और बिहार का भविष्य बदला जाए और बिहार का भविष्य या किसी भी समाज का भविष्य उस समाज का नौजवान होता है। तो नौजवानों का पलायन रुके और उनको जो है बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर नौकरी मिले। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जेडीयू सांसद संजय झा ने इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में सारा पलायन 90 के दशक का है और सीएम नीतीश कुमार की सरकार में युवाओं को नौकरी मिल रही है। नीतीश कुमार जी का पूरा रिकॉर्ड देखिएगा कि जब से आए हैं और डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हुआ है, तो निश्चित रूप से पलायन भी रुका है और बिहार में लोगों को नौकरी भी मिल रही है। कम से कम पलायन के मुद्दा पे तो कांग्रेस आरजेडी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सारा पलायन वो 90 के दौर का ही है। कांग्रेस बिहार में पिछले 3 दशक से लगातार कमजोर होती जा रही है। कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर चल रही है। ऐसे में अब कांग्रेस बिहार में खुद को खड़ा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। नौकरी और पलायन के मुद्दे को तेजस्वी यादव लगातार उठाते रहे हैं। कांग्रेस भी अब इसी मुद्दे को लेकर बिहार यात्रा पर निकल पड़ी है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का मकसद युवाओं को साधना है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात सिवान में हनुमान भक्तों पर हमले की करते हैं। गोपालगंज के हनुमान भक्तों पर बढ़हरिया के इजमाली गांव में हमले का आरोप है। हनुमान भक्त चंदा मांगने के लिए जा रहे थे और तभी भगवा झंडा देखकर उन पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया। ये आरोप हनुमान भक्तों ने लगाया है। क्या है पूरा मामला और क्या कह रही है पुलिस, आप इस रिपोर्ट में देखिए। भगवा पताका और भगवान श्री राम के जयकारे की ये तस्वीर सिवान के इजमाली गांव से सामने आई है। पुलिस वालों के सामने प्रभु श्री राम के नारे लगा रहे इन लोगों का आरोप है कि रविवार को जब ये बढ़हरिया थाना क्षेत्र के इजमाली गांव चंदा मांगने पहुंचे तो भगवा रंग देखकर एक धार्मिक स्थल के पास कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप ये भी कि मस्जिद से भी अनाउंसमेंट कर अपने लोगों को बुलाया गया और जिसके हाथ जो धारदार हथियार लगा उससे ही हमला कर दिया। भागवत देख के इतना लोग नफरत की गमछी बोले हिंदू करके पड़ गए लो मारपीट करके के गलासी के कुछ ला करके लड़का के सीरियस बा गोपालगंज रेफर भइल बा। और बाद में मस्जिद में अनाउंस कर दो कि जल्दी आओ लो, एकदम बाबा लोग मारपीट हो गई बा। पूरा लोग जुट के मेहरारू से मारदाना लड़का सब भीड़ गए हमारे खातिर। पीड़ितों का आरोप है कि चारों तरफ से घेराबंदी कर मारपीट और पथराव किया गया, जिसमें नीतीश चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में मीरगंज थाने के बदरजीमी गांव में 20 मार्च को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा है। इसे लेकर कलश यात्रा निकलने वाली है। हनुमान भक्त सीमावर्ती सिवान के नवीगंज में चंदा मांगने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ही इजमाली गांव में इन पर हमला किया गया। चंदा मांगे, चंदा मांगते हुए इजमाली होकर गनिया जा तो मस्जिद तरफ से लागल ईटा पत्थर चला गया। एक आदमी बांस से पहले मरल हन घेर के गाड़ी पर, तो बाद मस्जिद में अलाउंस कर दिया, मौलवी साहब अलाउंस पहले हन तो ईटा पत्थर लेकर लागल चला छत पर। वहाँ मस्जिद से अचानक ये लोग निकल के और वार कर दिए। एक लड़का का सर फट गया, तलवार या कुदाल कैसे मार दिए, फट गया। ऊपर से
लाठी डंडा चलने लगा, पत्थर चलने लगा। मस्जिद में मौलवी साहब अनाउंस करने लगे कि आओ सब गांव जो हमला करो। पूरा लोग जुट गए, किसी तरह जान बचा के बाकी लोग भागे हैं। लड़का जो है वो सीरियस है। घायलों का आरोप है कि भगवा रंग देखकर उन पर हमला हुआ। मस्जिद से ऐलान कर भीड़ बुलाई गई, जबकि सीवान पुलिस मस्जिद से अनाउंसमेंट की बात को अफवाह बता रही है। सीवान एसपी का दावा है कि पंचरुखी यज्ञ का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तभी शरारती तत्वों ने मारपीट की। फिलहाल इजमाली गांव में स्थिति सामान्य है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और गिरिडीह के घोड़थम्बा में 14 मार्च को ही हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। अब तक 23 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, तो 80 नामजद और 250 अज्ञात पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे हिंदुओं को टारगेट कर उपद्रवियों को बचाने की कार्रवाई करार दिया है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। घोड़थम्बा हिंसा मामले में एक्शन, 80 नामजद, 250 अज्ञात पर केस दर्ज। प्रशासन की कार्रवाई पर भड़के बाबूलाल, पीड़ित हिंदू पक्ष पर कार्रवाई का आरोप। चौदह मार्च को हिंसा के बाद गिरिडीह के घोड़थम्बा में हालात सामान्य हो रहे हैं। इस मामले में 80 नामजद के साथ करीब 250 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। एसपी की माने तो अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बचे लोगों को भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। घोड़थम्बा मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है 80 ज्ञात लोगों पे और करीब 200 से 250 अज्ञात लोगों पे, और जो अज्ञात हैं उनकी भी हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से पहचान कर रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई पूरे मामले में जारी है, लेकिन इसी बीच झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पत्र से झारखंड की सियासत गर्माती दिख रही है। बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन पर उपद्रवियों का बचाव करते हुए पीड़ित हिंदू पक्ष पर ही कार्रवाई की आशंका जताई थी। अब बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एफआईआर को शिकायतवाद की जगह हिंदुओं पर हमले का पूर्व नियोजित खाका करार दिया है। साथ ही पूछा है कि क्या कांग्रेस जेएमएम के शासन में हिंदुओं ने होली मनाकर अपराध कर दिया है। हिंदू अपना त्योहार मनाएंगे तो उन पर बोतल, बम और पत्थर से हमला होगा, फिर उसके बाद दोषी बताते हुए उन पर ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने एफआईआर को तुष्टीकरण से प्रभावित बताया और इसे हेमंत सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता करार दिया। एफआईआर को बाबूलाल ने असली गुनहगारों को बचाने की पटकथा बताया और आगे भी हिंसक मामले के लिए प्रेरित करने की आशंका जताई है। देखिए, दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई हुई है और चूंकि दोनों पक्ष के द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है और बिल्कुल अभी हम लोगों ने उसमें निष्पक्ष कार्रवाई की गई है। हालांकि बाबूलाल मरांडी के आरोपों का गिरिडीह एसपी ने खंडन किया है और बिना किसी पक्षपात के दोनों समुदाय के लोगों पर कार्रवाई का दावा किया है। किसी भी घटना के बाद सबसे पहली प्राथमिकता होती है शांति कायम करना और लोगों के मन से हिंसा के खौफ को खत्म करना। प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पर विपक्ष की ओर से एक तरफा कार्रवाई का लग रहा ठप्पा न तो प्रशासन के लिए अच्छा है और न ही सरकार के लिए शुभ संकेत। आरोपी किसी हाल में नहीं बच पाए और निर्दोष को कभी फंसाया नहीं जाए, इसी आदर्श वाक्य पर प्रशासन से काम की उम्मीद विपक्ष के साथ पीड़ित पक्ष कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बिहार में बार बार हो रहे पुलिस वालों पर हमले की। एक और जहां रंगों की होली खेली जा रही थी, वहीं दूसरी ओर पुलिस वालों के साथ खून की होली खेली गई। महज कुछ ही घंटों के भीतर दो पुलिस अफसरों की लाश गिर गई। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर खाकी से इतनी दुश्मनी क्यों और कब गिरफ्तार होंगे सभी हत्यारे? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में होली में एक ओर जहां लोग रंग गुलाल के साथ होली मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर लोग खून की भी होली खेल रहे थे। इस खून की होली में बेखौफ भीड़ ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा। पहले अररिया के लक्ष्मीपुर में भीड़ के हमले में फुलकाहा थाना के एएसआई राजीव रंजन मल्ल की मौत हो गई। उसके बाद होली के दिन मुंगेर के नंदलालपुर में गुस्साई भीड़ ने मुफस्सिल थाना के जमादार संतोष सिंह की जान ही ले ली। कुछ ही घंटे के भीतर दो जाबाज अफसरों की मौत को लेकर बिहार पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस दोनों ही मामलों में कार्रवाई तो कर रही, लेकिन कार्यशैली पर सवाल अब भी खड़े हो रहे। एएसआई राजीव रंजन की मौत के 4 दिन बाद भी मुख्य आरोपी और तस्कर अनमोल यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल जरूर भेजा, जिनमें ललित यादव, प्रभु कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव और ललन कुमार यादव के नाम शामिल हैं। इन सभी पर शराब तस्करी के अवैध धंधे में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने कुल 18 लोगों पर नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है, पर अभी भी घटना के मुख्य आरोपी अनमोल यादव की तलाश जारी है, जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है, 6 लोगों को जेल भेजे हैं, बाकी जो लोग हैं उनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड में भी मुंगेर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। नंदलालपुर के रहने वाले सौरभ कुमार के बयान के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें स्वर्गीय नारायण यादव के 5 बेटों, पत्नी और बहू का नाम शामिल है। 5 भाई रंजीत कुमार, रणवीर कुमार, राजू कुमार, गुड्डू कुमार और विकास कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। स्वर्गीय नारायण यादव की पत्नी रेखा देवी और 2 बहू सरिता देवी और मौसम कुमारी पर भी पुलिस अफसर के ऊपर हमले का आरोप है। पुलिस ने 3 सगे भाई रणवीर कुमार, गुड्डू कुमार और विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पति रणवीर कुमार के साथ उसकी पत्नी मौसम कुमारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सौरभ कुमार ने आवेदन में लिखा है कि पड़ोसी राजू कुमार जाते जाते गाली गलौज करता था। पहले उन्होंने चाचा दिलवर यादव को चांटा जड़ा और जब पुलिस टीम झगड़ा छुड़ाने के लिए पहुंची तो धारदार हथियार से एएसआई संतोष सिंह के ऊपर ही हमला किया गया, जिस वजह से इलाज के दौरान संतोष सिंह की मौत हो गई। रणवीर कुमार सर नशीला पदार्थ लेकर के आया, रोड से सड़क पे वार किया, सर वह गिर गए, हम लोग इधर भागते रहे। उसके बाद तीनों चारों भाई अपना अपना एक हाथ में रड लेकर के फिर यहाँ पे सब आ गया रोड पे। इन दोनों ही मामलों में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एएसआई राजीव रंजन के केस में मुख्य आरोपी अनमोल यादव की तलाश है। उधर एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड में नारायण यादव के 2 और बेटों और उसकी पत्नी को पुलिस ढूंढ रही है। देखना होगा पुलिस कब तक उन्हें सलाखों के पीछे धकेलती है। अररिया संवाददाता सतीश कुमार और मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।